गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सादर प्रणाम आप सभी को और शुभ संध्या। आप सबके सामने हम उपस्थित हो रहे हैं तो आज एक नए कार्यक्रम के साथ, सीधा संवाद अनुगूंज के साथ। और अब थोड़ी ही देर में हमारे साथ भूपेंद्र जी भी कनेक्ट हो जाएंगे और हम उनका बस इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो कनेक्ट हो जाते हैं मैं आप लोगों के साथ उनको ले लूंगी। निवेदिता श्रीवास्तव जी, बहुत प्रणाम आपको, आप जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत प्रणाम भूपेंद्र जी। प्रणाम आप आपको। उपस्थित हैं और हम दोनों लाइव में उपस्थित हो चुके हैं जी। और हमारा लाइव हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। निवेदिता श्रीवास्तव जी, निशी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये हमारा एक नया कार्यक्रम लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं आप सबके सामने, सीधा संवाद अनुगूंज के साथ। पहली बार हम लोग ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मैं थोड़ा इस कार्यक्रम का बैनर लगाना चाह रही हूँ आप लोगों से बात करने से पहले। थोड़ा सा मेरे को वक्त दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम किस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जी, तो बैनर भी लगा दिया हमने सीधा संवाद अनुगूंज के साथ। और हमारे बीच जो उपस्थित हैं, मैं देख पा रही हूँ 8 लोग जुड़ चुके हैं। वाह! तो मैं पहले नाम लेना चाह रही हूँ भूपेंद्र जी, कौन कौन जुड़ गए हैं मैं आपको बताना चाह रही हूँ। निवेदिता श्रीवास्तव जी, निशी सिंह जी, ब्रिजबाला गुप्ता जी, आभा सक्सेना, दुनवी जी, अर्चना शरण जी, मोनिका चावला कपूर जी, ये सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम आप सबको। आ, और मुझे उम्मीद है और भी लोग जुड़ते रहेंगे साथ में। आपको मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही है क्या? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, शायद मैंने आज ईयर प्लग नहीं लगाया है वो मेरा, तो मुझे बहुत क्लियर नहीं सुनाई दे पा रही है। आपकी आवाज तो आ रही है सही। आप कंटिन्यू करें भूपेंद्र जी बात करना। मैं थोड़ा सा ईयर प्लग देख लेती हूँ, एक सेकेंड। जी, मैं करता हूँ। तो श्रोताओं, आपका नए कार्यक्रम सीधा संवाद अनुगूंज के साथ हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। निवेदिता जी भी हाजिर रहेंगी इस कार्यक्रम में और मैं भूपेंद्र आपके साथ रहूंगा। इस कार्यक्रम का जो ध्येय है, जो मतलब ऑब्जेक्टिव है, वो बहुत सिंपल है कि हम आप सबसे ज़्यादातर आमने-सामने बात नहीं कर पाते हैं। जो भी बात होती है अनाउंसमेंट के ज़रिए होती है और हम पोस्ट डाल देते हैं ग्रुप में और उनमें से होती है या फ़ोन पे बात होती है वन टू वन। लेकिन हमने सोचा कि पूरी क्लैरिटी सफाई के लिए एक ऐसा कार्यक्रम 1 महीने में 1 बार हो, जिसमें कि हम एक पूरा अपने कार्यक्रमों का ब्यौरा और उनकी पूरी क्लियर ऑब्जेक्टिविटी हम आपको बताते रहें और आप लोगों को भी उसकी समझ में आ जाए और जो हमारे आगे के कार्यक्रम हैं अनुगूंज के, उनका भी हम थोड़ा-सा विस्तार पूर्वक आपको यहाँ पे बता दें, ताकि किसी के मन में कोई कोई एम्बिग्यूइटी, कोई शक-शुबा ना रहे। तो ये इस कार्यक्रम का ध्येय है, ये इसका कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव है। इसी के तहत हम आज आए हैं आपके साथ, आपके सामने। और आपको पता ही होगा कि हमारे जो कुछ कार्यक्रम हैं, जैसे कि हमारा बहुत पुराना कार्यक्रम है, एकल काव्य पाठ चल रहे हैं हमारे यहाँ, 100 से अधिक हो चुके हैं। एक मुलाकात हुए हैं, काफ़ी काफ़ी कार्यक्रम हुए हैं उसमें 1 साल में और ये हमारे रेगुलर कार्यक्रम हैं।
इंस्टाग्राम पे भी हमारी प्रेजेंस जो है वो आपने देखा होगा कि काफ़ी उसमें हर हफ्ते या हर 15 दिन में कार्यक्रम होते हैं, जहाँ पे हमारी कोशिश ये रहती है कि नए जो हमारे साथ नवयुवक जुड़े हैं, वो उनको प्रधानता मिले और और उसके साथ ही हमने एक नया कार्यक्रम भी शुरू किया है, रिश्तों का संघर्ष, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अभी हाल-फिलहाल में हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है, जो निवेदिता जी ने जिसका पहला कार्यक्रम किया अभी पिछले हफ्ते, तो वो भी आपको जैसे उन्होंने आप छायावाद युग के जो प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी रचनाएँ सुनाई और उनके बारे में बातचीत की, तो वो भी एक कार्यक्रम है हमारे पास जो आगे जिसको हम बढ़ाएँगे। तो ये 4-5 कार्यक्रम जो हैं ये जो हमारे चल रहे हैं और जो आने वाले जो हमारा विषय प्रोग्रामों का है और जो भी काम अनुगुंज के साथ हो रहा है, वो हम चाहते थे कि आपके साथ डायरेक्ट हम संवाद में आएँ और सीधी बात करें। अगर आपके कोई प्रश्न भी हों या कोई कहीं पे शक या शुबा हो, तो वो भी आप हमसे पूछिए और हम आपका उसका जितना भी हम क्लैरिटी दे सकें, हम दे देंगे। तो ये इसका ध्येय इसका आज के कार्यक्रम का है और हम आते रहेंगे आपको हर महीने आपके बीच में हम रहेंगे ताकि कोई भी जो है जिसके दिमाग को कोई भी किसी की सोच या किसी के विचार में कोई फ़र्क ना हो, हमारा और आपका संपर्क बहुत ज़रूरी है श्रोताओं और सदस्यों। जी, निवेदिता जी। जी भूपेन जी, सॉरी मैं बीच में चली गई थी। आवाज़ आ रही है तो ना आपको? जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल साफ़ है। जी। आज हमारे साथ उत्तराखंड से नवीन जोशी नवल जी जुड़े हैं। बहुत सुंदर कविताएँ इनकी हाल-फिलहाल में मैंने पढ़ी। आपका बहुत जी, जी। स्वागत है। जी। और बाकी लोगों के तो मैंने पूनम जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ नहीं, शोभना तनेजा जी आ गई हैं हमारे साथ। तो हम लोग जो इस कार्यक्रम में आए हैं, तो हमको ये लगा इस कार्यक्रम की ज़रूरत क्यों हमको महसूस हुई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मैसेजेस देते रहते हैं पटल पर और उसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं हमारे सदस्यों की तरफ से, जो कि भूपेन जी ने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करा ही है कि हम लोग इसीलिए हम लोग आए हैं कि आप लोग डायरेक्टली हम लोगों से कुछ सवाल कर पाएँ। और इसके अलावा कुछ कार्यक्रम जो हम लोग चला रहे हैं ऑलरेडी उसका एक ऑब्जेक्टिव बहुत क्योंकि हम लोग वी आर वन टीम, हम सब एक ही टीम में हैं, तो टीम के हर सदस्य को अगर कार्यक्रमों का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो तो वो एक अलग ही दिशा में जाता है कार्यक्रम और उसके लिए आप लोग भी नॉमिनेट कर सकते हैं हम लोगों को गेस्ट, जैसे कि हमारा जो एक मुलाकात कार्यक्रम है। भूपेन जी आपने कुछ बोला है क्या एक मुलाकात कार्यक्रम के बारे में? नहीं, मैंने तो एक रूपरेखा दी है श्रोताओं और देखा सदस्यों को कि आज जी के प्रोग्राम का, लेकिन आप उसका शुरुआत कीजिए एक मुलाकात। जी। जी। तो जो हमने एक मुलाकात कार्यक्रम जो हम हर बुधवार को 7 बजे शाम को कराते हैं फेसबुक पेज पर। फेसबुक पेज पर हम क्यों कार्यक्रम कराते हैं, पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम फेसबुक ग्रुप में भी करा सकते हैं। तो फेसबुक पेज क्योंकि अनुगूंज की जो आइडेंटिटी है वो है फेसबुक पेज। एक तो ये कारण है क्योंकि हम अपने फेसबुक पेज को डेवलप भी करना चाहते हैं और फेसबुक पेज के जो सदस्य हैं उनकी कम्युनिटी है फेसबुक ग्रुप। तो ये दोनों चीजों में ये फर्क है और फेसबुक पेज में जो कार्यक्रम होते हैं वो जैसे आज हम स्ट्रीम यार्ड से कनेक्टेड है मैं और भूपेन जी वैसे करके कनेक्ट हो सकते हैं वहां से। दूसरी बात हम वहां के जो वीडियोस हैं वो हम यूट्यूब में भी हम लोगों ने यूट्यूब में अपना पेज शुरू किया है अनुकुंज का और उसमें हम एक के बाद एक यूट्यूब में भी वीडियोस डालते जा रहे हैं क्योंकि जब इतिहास जैसा देखा जाएगा अनुगूंज को तो उसको कहीं से भी कुछ भी वहां से लेकर के लोग देख सकते हैं किसी भी कार्यक्रम को। तो ये 2-3 फायदे हैं पेज से कराने से। तो हम लोग जो अनुगुंज पेज में कराते हैं एक मुलाकात का कार्यक्रम, आप लोगों ने बहुत सारे पटलों पर साक्षात्कार देखे होंगे लोगों के। तो वहां पर व्यक्ति विशेष का बेसिकली साक्षात्कार होता है और उस व्यक्ति के ऊपर केंद्रित होता है वो पूरा का पूरा साक्षात्कार। उस व्यक्ति विशेष की क्या उपलब्धियां हैं, उन्होंने जीवन में क्या हासिल किया है, वो जीवन में क्या करना चाहते हैं, उनके भविष्य में क्या सपने हैं। हम समाज के ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं उन कार्यक्रमों में जो कि केवल
अपनी उपलब्धियां नहीं कर रहे हैं लाइफ में, जो कि खुद की तो उपलब्धियां कर ही रहे हैं, साथ में वो समाज के लिए, देश के लिए क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग, आप लोगों को पता है कि हम लोग एक एनजीओ जो चलाते हैं, सुमेधा चिथड़े जी, योगेश चिथड़े जी, पुणे में आर्मी के लोगों के लिए एनजीओ चलाते हैं। हमने उनको आइडेंटिफाई किया, उनको हम इस वाले एक मुलाकात के कार्यक्रम में लाए। एक बच्चा जो वैशाख जेपी है, मतलब बच्चा इसलिए कह रही हूँ, बहुत यंग है वो, और उसके दिमाग में कैसे आया, वो माउंटेनियरिंग लोगों को सिखाता है, और उसे ब्लाइंड लोगों को, अंधे लोगों को भी माउंटेनियरिंग करना सिखा रहा है वो। तो उसका कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, एक दिन मैं गाड़ी में जा रही थी, एफएम रेडियो में उसका इंटरव्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा ये इस बच्चे को अपने पटल पर लाते हैं, एक मुलाकात के पटल पर, और वहां से उसका नाम सुना, सिंपली आइडेंटिफाई किया, हम लोग फेसबुक में गए, उसको ढूंढा और उसको बुला करके लेकर के आए। तो ये है हमारा एक मुलाकात का। और मैं आगे भूपेन जी को भी से भी बोलना चाहूंगी कि वो भी अगर इस चीज में कुछ एक मुलाकात के ऑब्जेक्टिव को और बेहतर तरीके से आप लोगों के आगे क्लियर कर पाए तो। जी भूपेन जी। जी, जैसा श्रोता आपको निवेदिता जी ने जैसा बोला कि ये प्रोग्राम जो हमारा जो व्यक्तित्व पे आधारित तो है ही ये प्रोग्राम, क्योंकि व्यक्तित्व से ही व्यक्ति की पहचान है, और जो व्यक्ति या ग्रुप ऑफ व्यक्तियों को हम बुलाते हैं तो उसमें उनकी तो पहचान होती है, लेकिन जो रिलेटेबिलिटी उनकी समाज के प्रति या जो भी वो काम कर रहे हैं, चाहे वो लेखन का काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई एनजीओ चला रहे हैं, चाहे वो कोई दूसरा काम कर रहे हैं, अ, जैसे कि वो वैशाख जेपी जी जो थे, 21 साल के नौजवान, वो कयाकिंग और माउंटेनियरिंग करते थे, तो उनको ढूंढ करके निकाला, और वो ब्लाइंड लोगों को भी सपोर्ट करते थे उसमें, ताकि उनको कोई ऐसा महसूस ना हो कि वो एक चीज में पीछे रह गए हैं, क्योंकि उनके पास एक, हमारे को जो सेंस भगवान ने दी है वो एक सेंस नहीं है उनके पास। तो एक छोटी उम्र में इतना जो सोचना और ये काम करना, कर्मठता, वो उसमें वो यूएसपी आता है। तो इसी तरह से हमारे, जैसे निवेदिता जी ने बोला, हमारा ऑब्जेक्टिव और एम ये है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से समाज समाज के कैसे, किन वर्गों का और कैसे उत्थान होता है और एक मिसाल कैसे कायम होती है, हम ये आपके सामने प्रस्तुत करें। न कि हाँ, उनकी थोड़ी बहुत लाइफ के बारे में भी कुछ सवालात होते हैं उसमें, थोड़ा सा वो भी उजागर होता है, लेकिन असल में जो मेन उसका जो कंपोनेंट है उस कार्यक्रम का, वो ये है कि इन्होंने अपने जिंदगानी में कैसे समाज के साथ अपने व्यक्तित्व को रिलेट किया है, और कैसे किसी एक चीज में उत्थान किया है, समाज के किसी भी एक अंग में या किसी भी एक फील्ड। जी निवेदिता। तो इसमें मैं भूपेन जी, मैं आपको थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगी कि वो जो आपने एक बार मुझसे शेयर किया था कि आपके कश्मीर में कोई एक कार्यक्रम होता था, कश्मीर के रेडियो में, जो कि आम आदमियों के लिए, वो उस चीज को थोड़ा आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि वो जो एक तो वो कार्यक्रम, और एक जो आमिर खान का सत्यमेव जयते होता था, तो उन जी दोनों का कॉम्बो करके हम एक मुलाकात को उस शिखर पर लेकर के जाना चाहते हैं। जी बताएं। जी, श्रोताओं को ये भी बता दूं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस जो हमारा होता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही खुला है। इट्स लाइक ए ओपन बुक। इसमें कोई, हमारे पास कोई भी ऐसा कोई चीज नहीं है कि अगर आपके नजर में भी ऐसी ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई हम्म। व्यक्तित्व है, और आप उसको हमारे उसकी डिटेल्स हमको भेज देंगे, तो हम उसको स्टडी करके हम उनको भी ला सकते हैं इस कार्यक्रम में, अगर वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स पे खरे उतरते हैं तो मैंने ये बात की थी इनको, जो रेडियो में हम सुनते थे बचपन में, काफी साल हो गए, तो उनमें एक कार्यक्रम आता था, वो करीब करीब 40 मिनट का कार्यक्रम था। अब आप समझते हैं श्रोताओ, 40 मिनट का एयर टाइम एक दिन में देना रेडियो पे, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें कार्यक्रम के जो जो अतिथि होते थे, वो बहुत ही मामूली आदमी, वो बहुत ही मामूली लोग, जिसको हम कहते हैं बहुत कॉमन पीपल, जैसे कोई रिसेप्शनिस्ट है कहीं पे,
जैसे कोई फ़ोन ऑपरेटर्स उन दिनों होते थे, वो फ़ोन ऑपरेटर्स खैर आजकल तो है नहीं। फ़ोन ऑपरेटर कोई लड़की आ गई और इसी तरह से कोई हॉकर भी होते थे, मैंने देखा है कि आप क्या काम करते हैं? तो कहने लगे हम तो जी वो रेहड़ी पे बेचते हैं फल-फ्रूट ऐसे। ऐसे लोग भी आए हैं उसमें और उन्होंने अपने उसमें क्या था कि एक वो गाने-वाने का भी था उसमें कि वो उनके पसंदीदा गाने भी चलते थे क्योंकि 40 मिनट का प्रोग्राम था और साथ में उनसे बात भी होती थी कि आपने जो है कैसे मतलब उसमें एक उनका एक व्यक्तित्व, किसी भी समाज के वर्ग का व्यक्तित्व उभर के आता था। तो वो मुझे प्रोग्राम की याद मुझे रही दिमाग में, तो मैंने निवेदिता जी से बात की थी कि ऐसा कुछ हो ताकि नॉर्मली क्या होता है हम बहुत बड़े-बड़े लोगों को जिनको बहुत प्रसिद्धि मिल गई है और बहुत अवार्ड्स मिले हैं और बहुत बड़ी-बड़ी उनको रिवॉर्ड्स मिले हैं, हम उनके साथ बात करते हैं, तो जो बीच वाला है वो हमसे छूट जाता है और उसके बीच में गैप आ जाता है। जो रियल ग्राउंड पे काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो जो है ग्रास रूट लेवल का जो काम है, ग्रास रूट लेवल का जो व्यक्ति है और उसका जो व्यक्तित्व है, वो कैसे हमारे समाज को बिल्कुल बुनियादी ढांचे में तब्दीलियाँ लाता है, वो उसका ध्येय, उसका ऑब्जेक्टिव है। जी, निवेदिता जी। तो इसी दिशा में जैसे कि अभी भूपेन जी ने भी आप लोगों को बोला, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको आप खुद भी आइडेंटिफ़ाई करते हैं। जैसे पीछे मैंने एक न्यूज़पेपर्स में भी बहुत फीचर्ड कराते हैं वो लोग ऐसे लोगों को। एक बच्चे के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो खुद भी पढ़ रहा है, स्लम एरिया का ही बच्चा है, खुद भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और शाम को सब बच्चों को इकट्ठा करके उनको भी पढ़ाता है। तो मैं उस बच्चे को ढूँढ रही थी, उसका फ़ोन नंबर मुझे नहीं मिल पाया, मैं उसको लाना चाह रही थी एक मुलाकात कार्यक्रम में। तो ऐसे आप लोगों के भी आस-पास बहुत सारे लोग होंगे जो कि बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमको ज़रूर बताएँ, आप लोग हमारी मदद करिए उन लोगों को हमारे पटल पर लाने के लिए, क्योंकि इस चीज़ से क्या होगा कि हम एक समाज को एक नई दिशा दे पाएँगे और हम अपनी तरफ से अनुगूँज अपनी तरफ से कुछ एक ऐसा कुछ कर पाएगा, जिसको करके आपको, हमको, सबको मिलकर के कुछ बहुत खुशी होगी। तो ये एक एक मुलाकात का और थोड़ा-सा जो सत्यमेव जयते आप लोग देखते होंगे आमिर खान जी का, वो जिस तरीके से उस कार्यक्रम को करते थे, उस तरीके तक मतलब वो तो ख़ैर बहुत शिखरों तक था वो कार्यक्रम, लेकिन वहाँ तक हम ज़रूर लेकर के जाना चाहेंगे एक मुलाकात कार्यक्रम को। तो ये हम एक मुलाकात का ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने थोड़ा क्लियर करना चाह रहे थे। एक और कार्यक्रम की हम लोगों ने शुरुआत करी है, जो कि हम हर महीने के 10 तारीख को करने का हमने प्लान किया है। 2 कार्यक्रम उसमें हो चुके हैं, वो है रिश्तों की बात अनुगुंज के साथ। तो देखा गया है कि हमारे समाज में रिश्ते बहुत टूटते हैं और रिश्तों के बीच में बहुत दरारें होती हैं। पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पाते, बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पाते, हस्बैंड वाइफ को नहीं समझ पाते, वाइफ हस्बैंड को नहीं समझ पाते, भाई बहनों के बीच में कुछ प्रगाढ़ता उतनी नहीं रह गई है जितनी पहले होती थी। तो हम ये कार्यक्रम हमने इसी दृष्टिकोण से शुरू किया है कि हम ऐसे रिश्ते आइडेंटिफाई करें समाज में जिन्होंने आपस में एक दूसरे से रिश्ते में बंध कर और एक दूसरे की प्रतिभाओं के विकास में क्या सहयोग किया है। तो जब हम ऐसे रिश्तों का उदाहरण देंगे हमारे पटल पर ला करके, तो जिनके रिश्ते खराब हैं उनको भी एक मैसेज जाएगा और उनको भी एक संदेश जाएगा कि देखो ये एक दृष्टांत प्रस्तुत होगा सबके सामने कि एक ये भी तो हैं, तो हमको भी ऐसे बनना है करके। तो इस ऐसे भी करके हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं इस कार्यक्रम के थ्रू। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा अर्चना शरण जी हमारी सदस्य हैं। उनकी जो छोटी बीच जो उनकी सबसे छोटी डॉटर ने आईपीएस ऑफिसर मतलब वो एसीपी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं न्यू दिल्ली में। और उनकी जो बड़ी डॉटर है वो बहुत अच्छे लोकगीत उन्होंने उस दिन प्रस्तुत किए। तो उन्होंने कैसे करके अपने बच्चों की उस प्रतिभा का विकास किया वो सारा हमने उसमें फीचर कराया उस कार्यक्रम में। तो ऐसे ही अगर आप लोग भी हैं, आप लोग भी सब रिश्तों में हैं, आप लोग खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं, किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं जिनको आप जानते हैं कि जिनको आपको लगता है कि उनको इस पटल पर आना चाहिए। जी भूपेन जी, रिश्तों की बात के बारे में अगर आप कुछ एडिशन करना चाहते हैं। जी, मैं एक
यहाँ पे एक ज़रूरी एक बात कहना चाहूँगा मैं। मुझे उम्मीद है श्रोता सदस्य हमारे साथ जो जुड़े हैं वो भी देख और सुन रहे हैं। तो एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम के विषय में। जी। वो बात ये है कि नॉर्मली आजकल कुछ 10, 15, 20 साल से जब से टेक्नोलॉजी बढ़ गई है या और भी चीज़ें आ गई हैं, हमारे हम हमेशा ये बात करते हैं कि रिश्तों में बहुत दूरियाँ आ गई हुँ। और ये दूरियाँ जो हैं हर एक आदमी अपने-अपने घर में 4 आदमी हैं तो चारों अलग-अलग कमरों में टीवी देखते हैं और अपने ही मस्ती में हैं। एक वो जो जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है कोहेज़न, फैमिली हुँ, कोहेज़न वो नहीं रहा। तो हुँ, लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी को इसमें एक ये भाषण दें या कुछ ऐसे करें कि ऐसे करना चाहिए, हमारा वो काम नहीं, आप इसको समझ लीजिए। हमारा काम ये है कि हमने ये देखा है कि जो ये एक फैला हुआ है, एक जो आम एक रेटोरिक फैला है कि भई ऐसे हो रहा है और ये सब घरों में ऐसे हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। कई जगहों पे, कई घरों में जो है वो जुड़ाव भी है और परस्पर जो है वो सब अपनी-अपनी भाषा थोड़ा बहुत बच्चे भी बोलते हैं, साथ में भी बैठते हैं, खाना-वाना भी खाते हैं। हाँ, जितनी हमारी उम्मीदें हैं, हो सकता है उतना ना हो, ये है। दरअसल ये उम्मीदों का खेल है। हमको उम्मीद वो है कि जो हमारे टाइम में हुआ, वैसा ही होना चाहिए, तो वैसा होता नहीं है, तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही टाइम ही बदल गया और अभी हमने जो वो कार्यक्रम किया तो अर्चना शरण जी की 2 बेटियाँ हमारे साथ थी, अर्चना शरण जी हमारे साथ थी, तो उन्होंने लोकगीत गाए। अब वो लोकगीत उनकी बेटी जो है और जो दूसरी प्रज्ञा जी हैं, वो दोनों आज के युग की नारियाँ हैं, आज के युग की लड़कियाँ हैं। तो वो उनका कोहेज़न जो है अपने संस्कृति से और उनका जुड़ाव अपने सभ्यता से, अपनी जो परंपरा से वो था और वो हमने शोकेस किया कि घबराने वाली बात नहीं है, प्लीज़ डोंट पैनिक ऐसा नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे ऐसे भी घर हैं, हाँ, हो सकता है जो हमारी उम्मीदें हैं, उतना नहीं हो पाता लेकिन बेसिक बुनियादी तौर पे हमारे घरों में आज भी वही व्यवस्था मौजूद है जो पहले थी। क्यों अब कुछ टेक्निकलिटीज़ के कारण लोग अलग-अलग हो गए हैं, वो चीज़ें नहीं रही हैं। तो इसका मायने बिल्कुल ये नहीं है कि वो सब चीज़ें खत्म हो गई और रिश्तों का में जो है वो तो एक नकारात्मक व्यू को हटाने की कोशिश है ये कार्यक्रम। जी, हुँ, जी। जी। थैंक यू तो भूपेन जी। सकारात्मकता लेके हम चाहते हैं कि हम उसको सकारात्मकता को पॉज़िटिविटी को फैलाएँ और ऐसी मिसालें सामने रखें जो कि लोगों को लगे नहीं देखिए अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जी, निवेदिता। जी, मैं थोड़े-से पढ़ना चाहती हूँ इन लोगों ने, जो भी जी, जी। हमारे सदस्य देते जा रहे हैं रिमार्क्स क्योंकि उनको भी एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। आभा उनको ही सक्सेना करना जी है। कह रहे हैं आभा सक्सेना जी कह रही हैं बहुत सुंदर पटल है आपका और निवेदिता श्रीवास्तव जी कह रही हैं ऑल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय अनुकुंज आर गोइंग वंडरफुली और मोनिका चावला कपूर जी कह रही हैं रियली एप्रिशिएबल प्रोग्राम और अगेन मोनिका चावला कपूर जी सहमति दिखा रही हैं अपनी। नवीन जोशी नवल जी ने लिखा है बहुत बड़ी बात अत्यंत सहज भाव से और राजीव प्रखर जी लिख रहे हैं अनुगूंज मेरे द्वारा देखे गए सर्वश्रेष्ठ समूहों में से एक है बहुत और शुक्रगुज़ार हैं आपका, बहुत शुक्रिया। जी, आप सबका जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत-बहुत शुक्र। बहुत अच्छा सुरेखा साहू जी लिख रहे हैं, एक बात तो है जो भी मेहमान आए बहुत ही प्रतिभावान है, उनसे मिलकर और सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत-बहुत साधुवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप लोग जो अभी भी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का। बाकी कमेंट्स का भी हम लोग रिप्लाई देंगे आप लोगों को। तो ये 2 कार्यक्रम हम लोग आप लोगों के साथ करना चाहते थे। तीसरा तो आप लोगों के सामने सीधा संवाद अनुकुंज के साथ चल रहा है। एक और कार्यक्रम हम लोगों ने इंस्टाग्राम में शुरू किया है
और इंस्टाग्राम में मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने अकाउंट बना लें, क्योंकि इंस्टाग्राम में हम लोगों ने हर शनिवार को 7 बजे शाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हम जो हमारे पुराने इतिहास के जो इतने ट्रेजर, जो लिटरेचर पड़ा हुआ है हमारा, हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी का, उसको आजकल किसी के भी पास इतना पढ़ने का समय नहीं है और सब बहुत स्पीड में है। तो हम लोगों की सबकी मदद करना चाहते हैं, हम खुद की भी मदद करना चाहते हैं, और उन साहित्यकारों का साहित्य हम खुद पढ़ करके सुनाना चाहते हैं, मैं और भूपेंद्र जी, उस कार्यक्रम में, जिसमें कि मैंने अभी छायावादी युग की कुछ कविताएं सुनाई थी पिछले शनिवार। और ये एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है इंस्टाग्राम में, और आप लोग, केवल आप लोग ही नहीं सुने, काफी लोगों को, आप अपने बच्चों को भी जोड़ सकते हैं उस कार्यक्रम में, और सब लोगों को जोड़ करके आप लोग बोले कि कुछ नहीं है, केवल 1 घंटे की बात है, आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा सुनने में। जी भूपेंद्र जी, इंस्टाग्राम के कार्यक्रम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, इंस्टाग्राम का बिल्कुल सही निवेदिता जी ने जो वो कहा, बिल्कुल ये तो बहुत ही साफ बात है कि हम आजकल हम पढ़ने का तो समय और इतनी इतना समय भी और इतनी एनर्जी भी शायद नहीं है, हम इतना सोशल मीडिया पे रहते हैं और टीवी वगैरह देखते रहते हैं, तो पढ़ने का थोड़ा-सा चलन जो है वो कम हो गया है, ये तो बात बिल्कुल सही है। और हमारा पटल हमारा पटल जो है वो साहित्यिक पटल है। आप लोग सब किसी न किसी तरीके से साहित्य से जुड़े हुए हो। आप में से बहुत सारे लोग लिखते हैं, खुद लिखते हैं और कई विधाओं में लिखते हैं। तो अगर मेरे खुद के गुरु ने ये बोला था, गुरुजी ने, जिन्होंने हमें सिखाया कि जब तक इनपुट नहीं लोगे तब तक आउटपुट आएगी। तो इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं, ये हमको सिखाया गया है। अब इनपुट में हम पढ़ते थे, पहले तो किताबें वगैरह पढ़ते थे, पुराने शायरों का कलाम पढ़ते थे, पुराने कवियों का जो है वो जो भी उन्होंने लिखा था वो पढ़ते थे, कविताएँ वगैरह। अब पढ़ना हो गया कम। पढ़ना कम होने के कारण कोई न कोई ऐसा मैकेनिज़्म हमने सोचा होना चाहिए कि जो आपको 40-45 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम वो आपके आप तक पहुँचे। तो हम इसी तरह से उसमें सेगमेंटाइज़ करके, जैसे इन्होंने निवेदिता जी ने अभी छायावादी युग के कवियों का किया, फिर और भी आगे उसमें चलेंगे, और तरह के कवियों के साथ भी आपका उनका उनकी कविताएँ और उनका कलाम भी आपको पढ़ के सुनाएँगे, और अगर आप सुनेंगे तो वो आपके लिए मुफ़ीद रहेगा, वो तो उसमें तो यकीन है, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। इसी तरह से अगले शनिवार मैं आपके साथ रहूँगा इंस्टाग्राम पे, कुछ उर्दू की शायरों के कलाम लेके, जो बहुत ही बहुत जो उर्दू का जो है बीज है उसमें, वो उनकी उनके कलाम, उनकी ग़ज़लें, नज़्में और रुबाइयाँ लेके उस पे हम बात करेंगे। आपसे यही दरख्वास्त है कि आप जो हैं वो इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना लीजिए, जैसे इन्होंने कहा, एक बार फिर दोहराता हूँ मैं, और अपने इंस्टाग्राम प्रेज़ेंस रखिए और उसको बढ़ावा दीजिए। आपसे ये इल्तिजा है हमारी कि खुद भी रहिए और अपने मित्रों और अपने परिवार के लोगों को भी उसमें इनवाइट कीजिए, और उस प्रोग्राम की शोभा आपसे ही है, बल्कि हर कार्यक्रम की शोभा आप लोगों से है। तो वो आपके लिए भी बहुत मुफ़ीद रहेगा, इतना मुझे यकीन। ये शनिवार को हर मेरे ख़्याल से पखवाड़े में होगा, वो निवेदिता जी आपको बता पाएँगे पूरा। तो जी, शनिवार को ही 7 बजे शाम से हुआ करेगा, @अनुगुंज इंडिया है इंस्टाग्राम हैंडल अनुगुंज का। जी, ये तो जो सारे कार्यक्रम हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे, एक हर इतवार को एकल काव्य पाठ भी हमारा चल रहा है रेगुलर, और इसमें हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, जनवरी से हम लोगों ने अनुकुंज के सदस्यों को अवसर देना शुरू किया है,
और हम सदस्यों से उनके वीडियोस मंगाते हैं और उनका काव्य पाठ सुन करके हम उनका सिलेक्शन करते हैं और उस आधार पर हम लोग इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, एकल काव्य पाठ। तो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नामी-गिरामी कवि कवियत्रियों को नहीं लाएँगे, बीच-बीच में हम उनका भी काव्य पाठ कराएँगे। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी ये भी था कि जो सदस्य हमारे साथ इतनी अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, उनको और उनका ही मंच है अनुकुंज, तो उनका सबसे पहले अधिकार है अनुकुंज मंच पर और इसीलिए हम लोगों ने इसी सोच से हम लोगों ने जनवरी महीने से उन लोगों को ये अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और ये हमारे कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अलावा एक भूपेंद्र जी की रिकमेंडेशन थी कि कुछ एंटरटेनमेंट भी बीच-बीच में करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि महीने में एक म्यूज़िकल इवनिंग का कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में भूपेंद्र जी आपसे बात करेंगे। जी, शुक्रिया। पहले तो मैं एकल काव्य पाठ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जो जी, निवेदिता जी ने कहा उसमें थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा। जी, जी। क्योंकि एकल काव्य पाठ हमने कोई 100 से ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूँ निवेदिता जी तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, 100 से हाँ, ऊपर ही कराए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है, जो जाने-माने कवि, शायर लोग हैं, उनको सुनना, उनको देखना, उनको अदायगी करते हुए, पढ़ते हुए देखना, उससे ज़रूर हम सीखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक जगह पे हमें आके ये लगा कि हमारे जो अपने लेखक हैं, हमारे जो अपनी राइटिंग कम्युनिटी है, जो ग्रुप, उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। उनका फ़ायदा सुनने से नहीं होगा सिर्फ़, उनका फ़ायदा कैमरे को फ़ेस करने से और वहाँ पे जाके रिसाइट करने से होगा। वो कविता पाठ करने से होगा, ये हमको हमको लगने लगा। तो इसका, जैसे निवेदिता जी ने बोला, इसी क्रम में हमने उसका थोड़ा-सा वो फेर-बदल किया, जबकि अभी भी जाने-माने शायर भी आते हैं और वो आते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको 2-4 लाइनें सुनाता हूँ, आप समझ जाएँगे मैं क्या कह रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए, निवेदिता जी, मैं और हमारी कोर टीम अनुगूँज, ये एक बाग है और हम उसके माली हैं। तो अर्ज़ किया है, सुन ए बाग के माली, सुन ए बाग के माली, नौ नौबहार की शान पैदा कर, खिले गुल और चहके बुलबुल, ऐसा सामान पैदा कर। वाह! ये ये लाइनें मेरे को, मेरे दिमाग में हमेशा गूंजती थी। निवेदिता जी भी इसी तरह से सोचती हैं, हमारी कोर टीम, पूरी कोर टीम इस तरह से सोचती है कि अगर हमारे बाग में जो गुल, फूल और जो बुलबुल, फूल अपना रंग नहीं दिखाएँगे और अपनी हुँ, महक नहीं छोड़ पाएँगे और बुलबुलें अपनी चहकेंगी नहीं, तो फिर जी, बाग का कैसे, वो बाग में फिर कैसे वो चहल-पहल होगी। तो इसी जी। के कारण हमने उसको, जो है, आपको आप में से ही चुन के हम ला रहे हैं लोग। और आपने ये भी नोट किया होगा कि हमारे जो लिट फेस्टिवल में, लिटरेचर फेस्टिवल में, एएलएफ जो अभी हुआ है जनवरी में, उसमें भी हमने लगभग 90 श्रोता अपने सदस्यों को, जो हमारे हुँ, सदस्य हैं, उनको लगभग 90 की तादाद में थे, एग्ज़ैक्ट हुँ, नंबर शायद यही होगा। तो उनको हमने हुँ, मौके दिए, उनको हमने पटल पे लाया और क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग है। सदस्यों, श्रोताओं, इसमें हमारा साथ दीजिए। बड़ा और छोटा कोई नाम से नहीं होता है। हमारा काम, हमारा साहित्य, हमारा लेखन खुद बोलेगा। हुँ, और रहा सवाल वो म्यूज़िकल नाइट का, तो म्यूज़िकल एक प्रोग्राम का, तो देखिए, निवेदिता जी से मैंने ये बोला और आपसे भी बोल रहा हूँ कि लेखन तो बहुत ठीक है। नज़्में, ग़ज़लें, कविताएँ, मुक्तक, कुंडलियाँ, हाइकू, ये बिल्कुल बहुत सराहनीय है और इसमें काम हो रहा है हमारे। शॉर्ट स्टोरीज़, लघु कथाएँ बहुत कम हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। और भी काफ़ी विधाएँ। लेकिन
स्वतः आप ये समझते होंगे और आप मेरे साथ इत्तेफाक करोगे, तब मैं ये कहूंगा कि भारतवर्ष में, हमारे देश में, जन्म से लेके मरण तक और उसके बाद भी सिर्फ एक चीज कॉमन होती है हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, वो है संगीत। तो बिल्कुल सही। संगीत को अगर हम बिल्कुल ही छोड़ दें, खारिज कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें, हाँ, महीने में एक प्रोग्राम रखवा रहे हैं आप सबके लिए, मनोरंजक प्रोग्राम होगा, लोग आएंगे, गाना वगैरह गाएंगे, संगीत होगा और मजा आएगा, लाइट मूड रहेगा। और संगीत जो हमारे साथ, जैसे मैंने कहा, जन्म से मरण तक चलता है, तो उसकी एक प्रतिनिधित्व, एक उसकी एको उस प्रोग्राम में आपको नजर आएगा। जी नहीं। और बहुत एंटरटेनिंग कार्यक्रम रहेगा आप लोगों के सामने। में हम लोगों ने कराया भी था, हम लोग अनुगुंज लिटरेचर फेस्टिवल में अनुगुंज म्यूजिकल नाइट हम लोगों ने कराया था, और आप लोग खुद 3 घंटे बैठ के आप लोगों ने गाने सुने थे, और मेरे ख्याल से बहुत मजा भी आया था उस दिन। तो वो एक्सपीरियंस हमारा इतना अच्छा गया था, तो उसके बाद हम लोग ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए। भूपेन जी, जी, आपकी दो श्रोताओं लाइनें को सुनने के बाद जी आपकी 2 लाइनें सुनने के बाद हमारा मन कर रहा है कि कुछ और सुना जाए, क्योंकि जी कुछ और भी सुनाएं। जी। जी मैं वैसे मैं यही यही सुनाता हूँ आपको, इसी का ये जी। यही कविता है। हम्म। सुन है बाग के माली, हम्म। नौ बहार की शान पैदा कर, खिले गुल और चहके बुलबुल, ऐसा सामान पैदा कर। वाह। गाय पंछी अनगिनत तराने, गाय हम्म। पंछी अनगिनत तराने, ऐसे सुबह शाम पैदा कर। वाह। गाय पंछी अनगिनत तराने, ऐसे सुबह शाम पैदा कर, जिसमें हर रंग हो दनक सा, हम्म। जिसमें हर रंग हो दनक सा, ऐसा गुलसितां पैदा कर। वाह। और सुन है बाग के माली, नौ बहार की शान पैदा कर। बहुत सुंदर। सूखा पड़े, शुक्रिया, हम्म। जी। सूखा पड़े तो सींचे अपने लहू से। हम्म। कभी कभी अपनी जो मेहनत में हमारा परिश्रम लगता है, खैर लहू तो नहीं बहता है डायरेक्टली, लेकिन एक सिंबोलिज्म है लहू का। जी। सूखा पड़े तो सींचे अपने लहू से, ऐसे नौजवान पैदा कर। वाह। बहुत सुंदर। सुन है बाग के माली, सुन है बहुत बाग के बढ़िया। माली, नौ बहार की शान पैदा कर, और क्या खिले बात। गुल और चहके बुलबुल, ऐसा सामान पैदा कर। तो हमारा वाह। कर्तव्य है और हमारा फर्ज है, ये ड्यूटी है हमारी, अनुगूंज में रहते हुए और अनुगूंज से बाहर भी जी। साहित्य में हम अगर जुड़े हैं, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि एक बाग की तरह इसको हम पौधारोपण किया किया है, वृक्षारोपण किया है, तो उसमें जो लाइफ है, हम्म। उसमें उस लाइफ में रंग, खुशबू, महक और चहक, वो सब जी। है। जी। जी निवेदिता जी, आप भी कुछ बहुत। सुना दीजिए अपना, मेरा कोई। कलाम तो नहीं है, बट मैं एक, नहीं, मैं मेरी ना 1-2 कविताएं, ये भूपेन जी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ट्रांसलिटरेशन बहुत अच्छी करते हैं, तो आजकल मैंने इनको 1-2 कविताएं अपनी थमा दी हैं कि ट्रांसलिटरेशन करें। तो भूपेन जी, आपके पास है क्या जो आपने ईश्वर वंदना की ट्रांसलिटरेशन करी है? जी 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 मेरे पास। तो एक कविता मैं अपनी हिंदी में सुना रही हूँ, जो मैंने ईश्वर वंदना लिखी है, और उसका ट्रांसलिटरेशन भूपेन जी ने किया है। तो मैं हिंदी में वो कविता सुना रही हूँ, और इंग्लिश में जो ट्रांसलिटरेशन भूपेन जी ने किया है वो सुनाएंगे। तो कितना कठोर, अब कितना दुर्गम मेरा रास्ता रहे, इतनी दया करना प्रभु, तुझ पर मेरी आस्था रहे। कितना कठोर, अब कितना दुर्गम मेरा रास्ता रहे, इतनी दया करना प्रभु, तुझ पर मेरी आस्था रहे। बस तेरा हाथ मेरे माथ सदा रहे, मेरा सिर तेरे दर झुका सदा रहे। बस तेरा हाथ मेरे साथ सदा रहे, मेरा सिर तेरे दर झुका सदा रहे। मन में कभी मेरे अभिमान ना आए, तुझसे पहले मेरा मुझे ध्यान ना आए। और मैं वाह। तेरे पैर
की धूल बनकर ही तर जाऊं, मैं तेरे पैरों की धूल बनकर ही तर जाऊं। हे ईश्वर बस इतना सा ही मैं वर पाऊं, इतनी सी दया मुझ पर करना, मेरे हृदय में सदा रहना, मेरे हृदय में सदा रहना। जी क्या भूपेंद्र जी, बात है, इसका क्या ट्रांसलेशन आपने किया है। जी जी। वो ट्रांसलिटरेशन करते हुए मुझे काफी अरसा हो गया। एक तो निवेदिता जी ने ख्वाहिश जाहिर की, तो हमको इनका कलाम, इनके तो वैसे भी कलाम तो इनका आसमानी छूता है, और तो मैंने उसको ट्रांसलिटरेट किया। श्रोताओ, यहाँ बताना चाहता हूँ, ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन में थोड़ा फर्क। कविता का ट्रांसलेशन होना बहुत मुश्किल, असंभव है। ये आप हमको बहुत बड़े ट्रांसलेटर्स जो रहे हैं, जिन्होंने ग्रंथ ट्रांसलेट किए हैं, उनका भी ये मानना है, क्योंकि कविता में एक पोएटिक मूड होता है, एक पोएटिक सिंटेक्स होता है, उसको बिल्कुल, क्योंकि जुबान तो अलग है, हिंदी अलग जुबान है, अंग्रेजी अलग जुबान है, तो उसमें बिल्कुल वो चीज लाना, किसी ने कहा था कि ये एक इत्र की शीशी में से दूसरी शीशी में वो इत्र ट्रांसफर करने जैसा है। जितना मर्जी कहोगे, करोगे आप कोशिश, कुछ ना कुछ तो फैल जाएगा। तो इसको हम ट्रांसलिटरेट करते हैं, यानी कि सेंस, एसेंस, टॉपिकलिटी, और जो भाव है, जो सृजन का भाव है, वो इंटैक्ट रखते हैं। तो मैं ये इनकी इस वंदना का मैं आपको ट्रांसलिटरेशन सुनाता हूँ, वो आप सुनिए। उसके बाद निवेदिता जी आपके कमेंट्स भी लेंगे। द टाइटल ऑफ दिस प्रेयर इज प्रेयर। नो मैटर हाउ हार्श एंड हार्ड द रोड ahead be, no matter how harsh and hard the road ahead be, O God, be kind, so as my faith in Thy be. O God, be kind, so as my faith in Thy be. I bow always at the altar. I bow always at the altar. O Lord, hold my hand forever. Keep me bereft of ego and pride. Keep me bereft of ego and pride. May your thought come first in my mind. May the dust of your feet be my salvation. May the dust of your feet be my salvation. O God, bless me with your exaltation. O God, bless me with your exaltation. Have mercy on me, O Lord. Remain in my heart forever. Remain in my heart forever. Thank you. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। शुक्रिया। तो मैं जरा सब लोगों का, पहले तो जो आपने शायरी सुनाई उसके लिए सब लोगों ने बहुत तारीफ करी है। निवेदिता श्रीवास्तव जी ने, नवीन जोशी नवल जी ने, राजीव प्रखर जी ने, और नीलम प्रभा देवगन जी ने, सुरेखा साहू जी ने, अनुराधा जी ने, शोभना तनेजा जी ने, काफी लोगों ने आपका बहुत तारीफ करी। और जी, मैं बहुत अ, बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको, जिन्होंने करी भी है। मैं हमेशा कहता हूँ, जिन्होंने नहीं भी करी है उनका भी धन्यवाद, और जिन्होंने करी है जिन्होंने, उनके लिए मत्था टेकता हूँ। हाँ, और मेरा भी इन सब लोगों ने तारीफ करी है। एक एडिशनल मेरी उपेंद्र नाथ रैना जी ने भी तारीफ करी है मेरी कविता की, बहुत धन्यवाद। और सब लोग काफी अच्छी तरीके से आपकी ट्रांसलिटरेशन की भी। उपेंद्र नाथ रैना जी लिख रहे हैं, भूपेन जी एक सक्षम अनुवादक हैं, आपके लिए ये उन्होंने लिखा है। एक बहुत शोभना धन्यवाद। तनेजा जी ने लिखा है। जी, बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र जी। शोभना तनेजा जी लिख रही है, किसी ने कहा है ट्रांसलेशन इज अ सिन, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? शोभना तनेजा जी ने ये लिखा है, ट्रांसलेशन इज अ सिन, किसी ने कहा। देखिए, ऐसा है, मैं तो इसमें क्या बोलूं, ऐसी कोट्स और ऐसे जो किसी ने ये भी कहा है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन हाँ, अगर हम
उस पे हम आजकल के युग में हम इस कहावत पे अगर हम भरोसा करके बैठ जाएं तो पूरी दुनिया खत्म होने के इम्कानात हैं, क्योंकि बिल्कुल। वॉर अगर होगा तो ऐसी कई कोटेशंस बनती हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है। देखिए हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत कॉमन लोग हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है कि क्या सीन है और क्या पाप है और क्या पुण्य है। शोभना जी मैं क्षमा चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से कि अभी मैं इस एलिवेशन पे नहीं पहुंचा हूँ कि मैं ये बता पाऊँ आपको कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। जो पहुंचे होंगे वो जानते होंगे, वो इसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। लेकिन ट्रांसलिटरेशन, अनुवाद, भावानुवाद दुनिया में हर जगह होते और होते आए हैं। अगर नहीं होते तो हम बड़े बड़े साहित्यिक चीजों से, जो साहित्यिक वॉल्यूम्स बने हैं दुनिया के, जैसे ग्रीक में, ग्रीक का साहित्य जो है सबसे पुराना है, तो हमको वो पढ़ने को नहीं मिलता। और हमारे यहाँ जो साहित्य है, जैसे सबसे बड़ा हमारा जो साहित्यिक एपिक है वो भगवत गीता है, रामायण है मैं भी यही हमारा। बोलना चाहती थी, गीता तो का अनुवाद वो दूसरों अंग्रेज। को फिर को नहीं मिलता और वो उससे विरक्त ही रह जाते। तो खैर शोभना जी, मेरा ये जवाब है। निवेदिता श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, लव द यूज ऑफ शेक्सपियरियन लैंग्वेज इन योर ट्रांसलिटरेशन। भूपेंद्र जी आपके लिए ये उन्होंने मेनी थैंक्स, प्रशंसा मेनी कर। थैंक्स, मेनी थैंक्स गीता जी। चलिए बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोगों ने आप लोगों को कार्यक्रम के बारे में बता दिया। अब दो चीजें जो हमारी हाल फिलहाल में चल रही हैं, एक तो हम पहली बार अनुगुंज एंथोलॉजी निकाल रहा है, काव्य संग्रह है। और ये जो दोनों ही चीजें, जो दोनों हमने इनिशिएटिव लिए हैं, हमको बहुत ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये दोनों इनिशिएटिव के लिए हमें सदस्यों ने पुश किया। मतलब ये दोनों इनिशिएटिव हमारे दिमाग के नहीं है। जब हम लोगों ने अनुगुंज लिटरेचर फेस्टिवल किया तो हमारे पीछे सदस्य खूब सारे पढ़ गए। उन्होंने हमको बोला कि निवेदिता जी, आप अनुगुंज की काव्य संग्रह, अनुगुंज की एंथोलॉजी क्यों नहीं निकालते। तो पहले हम लोग ने एक सोवेनियर का शुरू किया था, लेकिन सोवेनियर शायद सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं आया। तो जो प्रचलन में होता है वो चीजें ज्यादा जल्दी से समझ में आती हैं, तो लोगों को एंथोलॉजी समझ में आ गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने 2 दिन हुआ है इसका मैसेज दिए हुए और 30 लोगों का आई एम रियली सॉरी, 30 लोगों का नॉमिनेशन आ चुका है अभी तक। हमको केवल 50 कवि चाहिए और 30 लोग नॉमिनेट कर चुके हैं 2 दिन में। तो लोग इतने ज्यादा उत्साहित थे इस चीज को लेकर के। तो एंथोलॉजी से रिलेटेड कुछ हम लोग बताना चाह रहे थे आप लोगों को। इसमें हमने एक नॉमिनल मनी रखा है, 600 रुपए की सहयोग राशि है। इसमें हर कवि और कवित्री को 3 पेज दिए जाएंगे। बहुत सारा जो कंफ्यूजन है वो लोगों को ये लग रहा है, जो मैंने उसमें लिखा था कि 20 पंक्तियों की एक कविता होनी चाहिए, आप उस कंफ्यूजन में मत रहिए। वो 20 पंक्तियों वाला मैसेज मैंने वहां से हटा दिया है। तो आप ये समझिए, हर कवि और कवित्री को 3 पेज दिए जाएंगे। उन 3 पेजों में सबसे पहले आपका फोटो और परिचय भी हमने बहुत स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया है। आपका नाम, जन्म तिथि, आपका व्यवसाय, गृह स्थान और 5वीं चीज संप्रति का मतलब प्रेजेंटली आप कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। तो ये केवल 5 चीजें ही उसके अंदर देनी है। तो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड वे में हमने परिचय भी कर दिया है। और उसके अलावा आपकी कविताएं, अब अगर आपकी बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, कुछ दोहे ही आप दे रहे हैं, तो हो सकता है आप ज्यादा करके दे दें। हो सकता है वो जो 3 पेज में जो है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो एक गीत अगर होता है, गीत 4 बंदों का होता है, 4 बंदों का जो गीत होता है उसमें 16 लाइनें होती हैं। तो एक पेज में वो 16 से लेकर के 20 लाइनों तक की एडजस्टमेंट होती है। तो आप इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके उन 3 पेज में आप अपनी कितनी कविताएं डाल सकते हैं। अगर आपकी कविता बहुत लंबी है तो हो सकता है केवल 2 कविताएं आए, और हो सकता है आपकी कविताएं छोटी है तो हो सकता है आप 5 कविताएं दें। तो कविताओं का कोई बंदिश नहीं है, कविताएं आप दे सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 पेज के अंदर अपनी चीज को सीमित करना है। एक तो ये बात है। कुरियर का जो पैसा है, जो हम लोग आप लोगों को 1 प्रति हम आप लोगों को सम्मान के तौर पर भेजेंगे, और उसका कुरियर का पैसा हम आपसे अलग से नहीं लेंगे, वो 600 रुपीज में इंक्लूडेड है। लेकिन जो विदेश में रहते हैं
उनको वो कुरियर का एक्स्ट्रा चार्ज वहन करना पड़ेगा। ये एक बात है। और दूसरी एक और बात है कि हम इसके साथ एक सम्मान पत्र भी भेजेंगे अनुकुंज की तरफ से कि आप लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया अपनी रचनाओं का हमारे इस काव्य संग्रह में, अनुकुंज के प्रथम काव्य संग्रह में। और हम इसमें लिखेंगे भी कि अनुकुंज के प्रथम वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में हम ये काव्य संग्रह निकाल रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट काव्य संग्रह होगा क्योंकि ये प्रथम काव्य संग्रह है। तो सबसे पहली जो चीज होती है उसकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है, ये आप सब जानते हैं। तो मैं तो कह रही हूँ आप लोगों में से जिन्होंने अभी भी अपना नाम नॉमिनेट नहीं किया है जल्दी से दे दें, क्योंकि केवल 20 कवियों की जरूरत है और अगर फुलफिल हो गया तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, नहीं छाप पाएंगे। भूपेन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे एंथोलॉजी के विषय में? कुछ छूट गया हो मुझसे? जी, बस मैं इसी पॉइंट पे एक बात कहना चाहूंगा। जो हमारे एक सदस्य ने जो क्वेश्चन उठाया था 20 लाइनें ही क्यों, तो उसका ये जवाब है कि जो नॉर्मल पेपर बैग साइज जो होता है, पेपर बैग जिसमें ये छप के आएगा, तो जहां तक हमारी जो है ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि उसमें एक पेपर बैग में ऊपर का मार्जिन नीचे का मार्जिन छोड़ करके वो जो बीच वाली जगह बचती है उसमें 20 लाइनें ही आती हैं मैक्सिमम। और इसलिए इन्होंने वो 20 लाइन लिखा था। तो लेंथ वाइज में 20 लाइन आती है, विड्थ में थोड़े, जैसे कि एक लाइन में 8 वर्ड्स से मैक्सिमम आएंगे, 7 या 8 वर्ड डिपेंडिंग अपॉन। तो वैसे भी कविता 7-8 वर्ड से ज्यादा तो होती नहीं है एक लाइन। तो वो इसीलिए लिखा गया था कि 20 लाइनों की कविता, ताकि आपकी कविता एक ही लाइन एक ही पेज पे आ जाए और वो कंटिन्यू के दूसरे पेज पे ना हो। अब अगर कोई उससे भी बड़ी है तो फिर आप उस हिसाब से अपनी कविताएं भेजेंगे और हम फॉर्मेट और जब डिजाइनिंग करेंगे तो वो डिजाइनिंग में जितनी आपकी 3 पेज में जितना आपका मैटर आएगा उतना उतना छप के आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये था। और दूसरी बात ये जो है, जैसे उन्होंने उत्साह और इसके लिए कहा, तो ये तो एक पब्लिक, हमारे जो मेंबर्स डिमांड पे ही सारा काम हो। और आपको पता है कि इसमें जो सहयोग राशि है वो तो आप जानते ही हैं कि वो प्रिंटिंग, प्रूफ रीडिंग और फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग, पूरा काम होगा इसमें। तो वो सहयोग राशि जो है हर कवि की, उसमें आपको एक किताब, एक जो है हार्ड कॉपी मिलेगी भी, और दूसरी आपको उपलब्ध भी करा देंगे। और अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी इसकी प्रेजेंस रहेगी। तो आप देखिए वो मुझे लगता है कि वो इतनी सहयोग राशि में बिल्कुल एक जायज सहयोग राशि है। उसके बगैर तो काम हो नहीं सकता है, हमारा विस्तार नहीं हो सकता। और ये एंथोलॉजी जो है उसके उसके बगैर अगर छपेगी तो उसका कुछ जो स्टैंडर्ड होगा वो स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ पेपर, क्वालिटी ऑफ प्रिंट, ये सब देखा जाता है। जी निमित इसमें एक बात और बोलना चाहूंगी कि अच्छा, एक तो मोनिका चावला कपूर जी का एक आया है कि क्या लघु कथा भी दे सकते हैं। मोनिका चावला जी, अभी हमने लघु कथा का नहीं रखा है, तो ये काव्य संग्रह ही निकल रहा है। और लघु कथा के लिए हम अलग से, क्योंकि फिर वो उसके लिए फिर अलग से प्लानिंग होगी। तो ये तो अभी हम काव्य संग्रह का ही ले रहे हैं। निवेदिता श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, हु आर द पब्लिशर्स? तो पंख प्रकाशन करके हैं, वो हमारा छाप रहे हैं। एंड एक और चीज है जो मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग एक कॉपी आप लोगों को देंगे और वो हम आपको भेज देंगे। इसके अलावा अगर कुछ कॉपीज आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो आपको हमको एडवांस में बताना पड़ेगा। और अगर आप बुकिंग कराते हैं तो मिनिमम कम से कम 10 कॉपी की अगर बुकिंग होगी लोगों की, तो ही हम प्रकाशक को बोल पाएंगे एक्स्ट्रा प्रिंट करने के लिए, क्योंकि उनका भी एक मिनिमम लॉट होता है जो कि वो एक्स्ट्रा प्रिंट करते हैं। लेकिन हम ये जरूर आपको बताना चाहेंगे कि जो आप लोग एक्स्ट्रा कॉपी लेंगे उसमें हम फर्दर डिस्काउंट, जो भी उसका रेट होगा उसमें डिस्काउंट की बात पहले ही कर लेंगे। तो वो चीज अगर किसी को इच्छा है एक कॉपी से ज्यादा कॉपी लेने की, वो हमको थोड़ा आप एडवांस में ही बता दीजिएगा। ये 2-3 चीजें थी जो जी। आ, एक और जो लास्ट हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे, हम एक
राइटिंग वर्कशॉप, लेखन विकास, राइटिंग डेवलपमेंट वर्कशॉप, लेखन विकास कार्यशाला हम लोग जी राजीव प्रखर जी का सवाल ये है, क्या इसमें काव्य की सभी विधाएं सम्मिलित हैं? सब सम्मिलित है राजीव प्रखर जी। तो गजल, दोहा, गीत, कोई किसी भी नई कविता, कोई किसी भी विधा में दे सकते हैं। ऋचा श्रीवास्तव जी कह रही हैं कविता सचित्र भेजनी है क्या? नहीं ऋचा जी, चित्र एक ही भेजना है, वो आपका रहेगा, और परिचय भी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, बस उसके अलावा कविताएं भेजनी है। और कविताएं अनुकुंज की जो मेल आईडी है, अनुकुंज creativity@gmail.com, उसी में ही आपको कविताएं भी भेजनी है, चित्र भेजने हैं और परिचय उसी में ही आपको भेजने हैं। और किसी की कविता में अगर कोई दिक्कत होगी वो हम आप लोगों से जरूर भेज देंगे आपके मेल पर, कि अगर हमको कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन होगा किसी कविता में, वो हम जरूर आपको उसका रिप्लाई भी मेल पर करेंगे। तो मेल से ही वार्तालाप होनी ठीक लगती है। और एक बात और, जो भी कविताएं आप लोग भेजें उसमें जरूर लिखें कि ये अनुकुंज का जो काव्य संग्रह, साझा काव्य संग्रह है, इसके इसके प्रकाशन के उद्देश्य से आपने ये कविताएं भेजी हैं, और वो सारी कविताएं आपकी स्वरचित हैं। ये दोनों चीजें आप लोगों को अपनी कविताओं के साथ लिख करके भेजनी पड़ेंगी। रंजना जी, ब्रिजपाला गुप्ता जी, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9958955277। अगर आप अपना नाम संलग्न कराना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज दीजिए। मैं दोबारा अपना फोन नंबर दे रही हूँ 9958955277, 9958955277। तो इस पे आप लोग, मैं अपना नंबर इसके अंदर दे भी देती हूँ। मैंने इसमें अपना नंबर आप लोगों को भेज दिया है लिख करके भी। इस नंबर पर आप लोग जो भी अपना नाम नॉमिनेट करना चाहते हैं, कृपया करके आप इस पे भेज दीजिए। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस कार्यक्रम के बाद हम कोई फर्दर क्वेरीज नहीं लेंगे, हम फर्दर क्वेरीज कभी भी लेंगे आपकी। और जी भूपेन जी, आपका भी नंबर बोल दीजिए, दोनों के नंबर दे दीजिए। हाँ, मेरा भी आप नंबर अगर चाहे तो मुझसे भी हाँ बात कर सकते हैं, हाँ 9810758211, 9810758211। जी, मेरा नंबर। और इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ। ये भूपेन जी का नंबर है, आप लोगों के सामने है 9810758211। और जी जी भूपेन जी। नहीं, मैं एक बात इसमें शायद वो रह गई थी, वो जोड़ना चाहूंगा कि इसमें वो ये निवेता जी का नंबर आपके सामने है, अनुज के नीचे निवेता जी का नंबर। तो अगर कोई फर्दर क्लियरिफिकेशन हो तो आप हमसे सीधा संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। ये जो एंथोलॉजी जो हमारा बनेगा, ये दोनों भाषाओं में होगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में होगा ये। और इसमें कविता संग्रह होंगे, और उसमें जो जैसे इन्होंने कहा आपको अपना डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि ये स्वरचित रचना है, और इसके आगे जो भी आपके सवालात होंगे, कोई भी शंका होगी, वो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, और उसका हम आपको क्लैरिटी दे देंगे। जी जी शुक्रिया। एक आखिरी बात जो रह गई, थोड़ा सा टाइम हम आपसे और लेंगे, शायद 10 मिनट, 8 से 10 मिनट। तो वो है जो लेखन विकास कार्यशाला है, उसके बारे में हम लोग बताना चाहते हैं। तो वो कार्यशाला के बारे में भूपेन जी बताएंगे। मैं आपको ये बताऊंगी कि वो हमने उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। तो ये भी जो इनिशिएटिव है, ये भी हमको बहुत सारे सदस्यों ने पुश किया कि एक हमने अपने समाज में एक चीज देखी है, चाहे वो साहित्यिक समाज हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग ये करना हमें बहुत आता है। ये उंगली दूसरे की तरफ करनी बहुत अच्छी तरीके से आती है कि तुमको ये नहीं आता, अरे तुम तो बेकार लिखते हो, घटिया लिखते हो, क्या आता है तुमको, कुछ भी नहीं आता। तो ये जो क्रिटिसिज्म है कि आता नहीं है, अरे आता नहीं है, और किसी इंसान के अंदर इच्छा है कुछ सीखने की और वो सीखना चाहता है, तो क्या हम उसका हाथ पकड़ के सिखा नहीं सकते हैं क्या? हम सारी जिंदगी बोलेंगे हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम तो बहुत अच्छा लिखना जानते हैं, तुम क्या हो, तुमको आता ही नहीं है लिखना। हम सारी उम्र उसको डिस्करेज करते रहते हैं। तो ये तो हमने बहुत सारा अनुभव किया।
बहुत सारा अहंकार देखा साहित्य क्षेत्र में, जो कि हमको बिल्कुल दम घुटता है हमारा ऐसे वातावरण में। इसीलिए हम लोगों ने कार्यशालाएँ करवानी शुरू करी, हमारे अनुगुंज में हमने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। लेकिन जो 2 कार्यशालाएँ हमने दोहा कार्यशाला और गज़ल कार्यशाला कराई, लोगों ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक जो ज़रूरत कहाँ पर महसूस हो रही है, जो नवोदित लेखक-लेखिकाएँ हैं, जो कवि-कवित्रियाँ हैं, उनमें अच्छा, ब्रजबाला जी ने पूछा क्या हम जो कविता अनुगुंज में भेज चुके हैं वो दे सकते हैं या और दूसरी भेजनी है? आप कोई भी कविता भेज सकते हैं। कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी कविता आप हमारे यहाँ पर भेज सकते हैं। जो अनुगुंज आपकी साझा स्वरचित हो। हाँ, स्वरचित कविता होनी चाहिए और आप साथ में लिखेंगे कि ये हमारी स्वरचित कविता है और अनुगुंज के लिए साझा काव्य संकलन के लिए दे रहे हैं। तो मैं आपको यही बता रही थी कि फिर हम लोगों ने जब ये देखा तो हाँ, हमारा ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि हम लोगों ने जब देखा कि जो नवोदित हमारे लेखक-लेखिकाएँ हैं, तो बहुत सारे लोगों से जब हमको बातचीत करके पता चला तो कविता कविता का लिखने का एक अलग स्टाइल होता है, हर किसी को पता है जो भी कविता लिखते हैं। लेख लिखने का एक अलग स्टाइल होता है, कहानी लिखने का एक अलग स्टाइल होता है। तो एक बहुत छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आप लोगों के सामने अपनी बात को आप लोगों को बताने के लिए। हम लोग ने डॉक्टर प्रतिभा रे को बुलाया था, ज्ञानपीठ अवॉर्डी। उनको हमने बुलाया था 19 तारीख को, जिस दिन हमारा स्थापना दिवस होता है। आप लोग सब जानते हैं, हमने उनको बुलाया था, हमने शास्त्री जी को बुलाया था, इन दोनों को बुलाया था। उनका एक अनुभव मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब जो चीज़ हम सोचते थे, वो चीज़ उनका अनुभव हुआ उनके जीवन में। तो वो जब बहुत छोटी थी, तो उन्होंने कविताओं से शुरुआत करी, कविता लिखनी शुरू करी। तो वो छंदमुक्त कविताएँ लिखती थीं और उनके जो पिताजी थे, वो छंद लिखते थे, छंदों में कविताएँ लिखते। तो उनको उनकी कविताएँ एकदम पसंद नहीं है और उनको उनको उसमें लय, भाव, प्रवाह का भी कहीं पे अनुपस्थिति नज़र आई। तो उन्होंने अपनी डॉटर को बोला कि ये तो कविता नहीं है, आप तो कविता लिखो। अगर आप कविता लिखना चाहते हो, कविता लिखो। कुछ किसी भी चीज़ को कविता नहीं बोल सकते हैं। फिर उन्होंने एक दिन बैठे-बैठे कहानी लिख दी और आपको मैं क्या बताऊँ, उनकी कहानी उन्होंने स्कूल मैगज़ीन में दी और उस कहानी से, छोटी-सी कहानी से उनको इतनी प्रसिद्धि मिली और उनके पिताजी ने वो कहानी पढ़ कर के बोला, "आप तो बहुत अच्छी कहानी लिखते।" और उसके बाद आज जो उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिले हैं, वो उनको उनके उपन्यासों पर मिले हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, कोई इंसान बोलना बहुत अच्छा आता है किसी इंसान को किसी को पढ़ाना बहुत अच्छा आता है, किसी इंसान को कोई और चीज़ बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो इंसान अपनी खूबी के बारे में एक्चुअली खुद ही नहीं जानता कि उसके अंदर क्या प्रतिभा है। तो यही चीज़ हमने लेखन के दिशा में सोचा कि हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा हो रहा है कि उनके अंदर लिखने का तो शैली आती है उनको, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी वो कविता बहुत अच्छी लिख सकते हैं या कहानी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं या वो यात्रा संस्मरण बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो ऐसा करके हम लोगों ने सोचा कि एक लेखन विकास कार्यशाला को करके शुरू किया जाए और जिसकी डिमांड एक्चुअली सदस्यों की तरफ से ही हो रही थी। भूपेन जी इसके बारे में और थोड़ा रोशनी डालें। जी, धन्यवाद निवेदिता जी। बहुत ही ये जो लेखन विकास कार्यशाला का तो श्रोताओं में आपको बता दूं, जैसे इन्होंने कहा कि ये एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा टची सब्जेक्ट है। देखिए, हम जितने भी हैं यहाँ पे, हम सब एडल्ट हैं। जिसने भी पढ़ना लिखना सीखा है, वो लिख सकता है। और अगर वो लिख सकता है, तो वो कुछ भी लिख सकता है। जैसे किसी ने अच्छे आदमी ने कहा था कि अगर हम बोल सकते हैं, तो हम गा भी सकते हैं। If we have 2 feet, we can walk as well as dance. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये दुनिया में बोली गई हैं। मगर इसके बावजूद हमें ये लगा कि देखिए, सब कुछ तो है, एक प्रतिभा भी होती है, एक पोटेंशियल होता है, एक स्किल होती है और एक मकाम होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है टेम्परामेंट। आप एक खेल खेलते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। खेल के प्रति भी आप हार्ड वर्किंग हैं, पढ़ाई में भी आप हार्ड वर्किंग।
लेकिन आपका टेम्परामेंट साथ नहीं देता, तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई बात ऐसी लग जाती है जो आप कहते हैं छोड़िए मुझे नहीं खेलना, या मुझे ये काम नहीं करना। मैंने ऐसे ऐसे कई लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, जिन्होंने लिखना छोड़ दिया, जिन्होंने पेंटिंग करना छोड़ दिया, जिन्होंने स्कल्पटिंग करना छोड़ दिया, जो इतने ज़हीन कलाकार थे किसी की एक बात पे। असल में जो अनुगूंज का जन्म भी इसी प्रिमाइस पे हुआ कि हमें अपने जैसे लोगों, हमें एक समूह समूह बनाना है, समूह के बाद एक समुदाय बनाना है, और उस समुदाय को साथ में लेकर के चलना, जहाँ कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो। वास्तविक, ये कहने की बात नहीं है श्रोताओ, वास्तविकता यही है कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सीखना सबने है, और सीखने के लिए पूरी उम्र पड़ी। तो इसके इसी प्रिमाइस को आगे ले जा करके ले जाते हुए, और हमने ये सोचा कि जो, और सोचा भी नहीं, तब भी सोचा जब हमारे को श्रोताओं से, अपने सदस्यों से जब हमें इनपुट्स आए, जो दोहा कार्यशालाएं हुई और जो गजल कार्यशालाएं हुई, तो ये दो कार्यशालाएं हुई, उसका हमारा रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है, और लोगों को फायदा काफी मिला। वो बहुत फायदेमंद रहा उनके लिए जिन्होंने ये सीखा। ये मैं किसी का नाम नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरे पास ऐसी बहुत सारे केसेस हैं जो जिन्होंने हमसे कन्फाइड किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप विधा सीख लेंगे, लेकिन आपको बेसिक जो लेखन का, जैसे नेताजी ने बोला कविता लेख, उसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। सिंटेक्स है जो बहुत जरूरी है, तो वो उसका उसका पता होना चाहिए, और उसको प्रैक्टिस करवाना है। उसके बाद लघु कथाएं हैं, उसका भी एक सिंटेक्स है, एक पूरा जामा है, एक शेप है, उसी शेप में वो लिखा जाएगा। फिर आप अंदर क्या लिखते हैं, आपका वो आपका आइडिया है, वो आपका प्लॉट। जैसे कि कविता में आपका अपना एसेंस है, आपका अपना थॉट है, उसमें हमारा कोई काम नहीं, लेकिन जो उसका जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क आपको बताना। अगर हम कुछ जानते हैं, तो मैं नहीं कहता हूं कि मुझे नहीं पता हम कितना जानते हैं, ये भी नहीं पता हमें, लेकिन अगर हम कुछ जानते हैं तो वो फ्रेमवर्क आपको बताना, उस फ्रेमवर्क के ऊपर प्रैक्टिस करवाना। और उसके बाद लघु कथा आती है, उसमें एकाकी लेखन जो वन एक्ट प्ले वगैरह, वो भी हम आपको सिखा सकते हैं कि उसमें एक अलग ही चीज है। तो उसमें स्टोरी भी है, और उसमें आपका जो है वो थिएटर प्ले भी है। इसको हम अगर फिल्म के लिए लिखें तो स्क्रीन प्ले कहते हैं, और अगर हम थिएटर के लिए लिखें तो थिएटर प्ले कहते हैं। तो उसमें काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। और इसी तरह से ट्रेवलॉग है, और ट्रेवलॉग में तो हम कहेंगे जी हम शिमला चले गए और वहां हमने इस होटल में रुके और हमने ये खाना खाया और हमने ये चीज देखी और हम आ गए, हो गया ट्रेवलॉग। लेकिन ऐसा नहीं है, काफी सारी चीजें हैं जो वहाँ उसमें लिखने की हैं। वो कला है, वो स्किल है। तो उसको उस पे जोर रख के हमने ये सोचा था कि हम, और वो भी आप में से कई सदस्यों को कहने के उपरांत, तो एक समझ लीजिए एक साझा हैंड इन ग्लव एक कार्यक्रम है, और हम अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आप उस हाथ में हाथ मिला दीजिए, और जो भी समझता है कि उसको उनको फायदा होगा, तो वो आगे बढ़े और इसका उनका फायदा ले, इन स्किल्स का। और इस कार्यक्रम जो हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। जी निवेदिता। जी, थैंक यू भूपेन जी। यहाँ पे एक रंजना। बात ये, हाँ, जी बोलिए। सॉरी निवेदिता जी, मैं आपको, आप श्रोताओं के कमेंट्स ले लीजिए, और फिर हम्म, मैं वो आपसे गुजारिश करूंगा कि आपकी एक छोटी सी कविता थी, कौन से? पहचान, वो क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बहुत बहुत एप्ट है, बहुत अप्रोप्रिएट है अभी, और उसका ट्रांसलिटरेशन भी मैंने किया है। वो पता नहीं, वो आपके पास होगी अभी, तो वो हम है। आखिर में सुना देते हैं लोग। जी, श्रोताओं को। जी,
जी। पहले आप कमेंट कमेंट कीजिए। तो हाँ, रंजना जोशी जी ने पूछा है कोई विशेष विषय होगा क्या? तो रंजना जी, अगर आप एंथोलॉजी की बात कर रही हैं, उसका कोई विशेष विषय नहीं है। आप किसी भी विषय पर कविताएँ दे सकती हैं। और ब्रजबाला जी बोल रही हैं, मैंने अभी थोड़े दिन समय पहले ही लिखना शुरू किया, सभी मेरी स्वरचित हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। ऋचा जी भी तारीफ कर रही हैं, वेरी इंस्पिरेशनल। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी सुन रही हैं हमको, बहुत अच्छा लगा हमें। और उन्होंने लिखा है बहुत सुंदर आयोजन। नीरू मेहता जी लिख रही हैं, बहुत प्रेरणात्मक चर्चा। और रमेश रमन जी जुड़े हैं हमारे साथ, आदरणीय रमेश रमन जी, और उन्होंने भी काफ़ी तारीफ करी है इस कार्यक्रम की। और शोभना तनेजा जी कह रही हैं सीधा संवाद कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। तो ये सब कुछ कमेंट्स आए हैं। अर्चना शरण जी भी जुड़ी हुई हैं अभी तक हमारे साथ। और बहुत अच्छा लग रहा है। एक कविता जो मेरे को भूपेन जी ने बोला है वो मैं सुना देती हूँ। तो ये मेरी किताब है, मेरे हिस्से के नूर, और इसमें मैंने ये कविता सबसे पहले मैंने ईश्वर वंदना जो आप लोगों को सुनाई वो कविता डाली हुई है, और उसके बाद मैंने अपना परिचय डाला है। तो ये सिर्फ मेरा परिचय नहीं है, ये किसी भी इंसान, कोई भी इंसान कैसे एक्सट्रीम्स में होता है। तो और जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि एक इंसान अगर अपने अंदर की खूबियां पहचान ले तो वो क्या नहीं कर सकता। तो इसी तरह से है, बहुत छोटी सी एक कविता है, और इसका ट्रांसलिटेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा जो भूपेन जी ने किया। तो मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? एक ओस की बूंद जो किसी किरण के आगे भी घुटने टिका दे। मैं क्या हूं? एक ओस की बूंद जो किसी किरण के आगे भी घुटने टिका दे। और मैं क्या हूं? एक आकाश जो सूर्य को भी गोद भर खिला ले। मैं क्या हूं? एक आकाश जो सूर्य को भी गोद भर खिला ले। जी क्या भूपेन बात जी, क्या बात। शुक्रिया। देखिए श्रोताओं, सबसे पहले हमारे पटल पे जो हमारे श्रोता हमें अभी सुन रहे हैं उनमें डॉक्टर दमयंती शर्मा को, और हमारे गुरुदेव श्री रमेश रमन जी को मेरा अ, नमन, मेरा नमस्कार। और भी लोग जो सुन रहे हैं हमारे, उनको भी बहुत ही अभिनंदन और आभार। श्रोताओं, ये जो कविता इन्होंने, निवेदिता जी ने लिखी है, मुझे लगता है कि ये हमारे ग्रुप का, हमारे हमारी पहचान एक लेखक के तरह, हमें लगता है कि ये उसका सार है। इसमें एक ऐसी डाइकोटमी इन्होंने पैदा की है। आपको मैं इसका ट्रांसलिटरेशन सुनाता हूँ, शायद उसमें भी नजर आया आपको। ऐसी डाइकोटमी है कि एक तरफ जो हम हैं वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हैं, बहुत ही छोटे, माइक्रोस्कोपिक हैं, और दूसरी तरफ हम में ही उतनी ताकत है कि हमारी जो गोद है वो कितनी बड़ी हो सकती है। और ये, मुझे लगता है कि ये हमारी दोनों पहलू जो हैं ये हमें एक्सप्लोर करने चाहिए। और अनुगूंज का विजन और मिशन दोनों मेरे हिसाब से यही हैं कि हमारे में से एक एक श्रोता, हमारा एक एक सदस्य, वो अपने आप की आइडेंटिटी खोजे और उसको अपने टेम्परामेंट के साथ लेकर के वो आगे बढ़ाए, और अ, अपने समुदाय में, अपने जगत में, अपने प्रदेश में उसका नाम, ये मैं आपको सुनाता हूँ। और इसी के बाद हम विदा लेते हैं आपसे। तो इसका ट्रांसलिटरेशन है आइडेंटिटी। जी। आई आई लाइक ए ड्यू ड्रॉप, even a sole sun ray makes me need. I, like a dewdrop, even a sole sun ray makes me need. I, like the open sky. अब देखिए श्रोताओ, डायकॉटमी देखिए।
वहां कह रहा है ड्यू ड्रॉप और यहाँ कह रहा है आई लाइक द ओपन स्काई दैट फीड्स एंड क्रैडल्स द सन इन माई लैप, दैट फीड्स एंड क्रैडल्स द सन इन माई लैप। ये इनकी मूल कविता निवेदिता चक्रवर्ती जी की, और मेरा किया हुआ ट्रांसलिटरेशन। उम्मीद है आपने इसका एसेंस पकड़ा होगा। तो जिस दिशा में ये अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, और मैं क्या हूँ, आप क्या हो, श्रोताओं, सदस्यों, इसके दिशा में ये हमको ले जाते हैं। जी निवेदिता। एक होता है कविता का सृजन, तो कविता का सृजन तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से होता है। अगर आपको एक गुड ट्रांसलिट्रेशन करने वाला भी मिल जाए, वो भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी कविताओं को आप ट्रांसलेटेड कर रहे हैं भूपेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात है कि आपने कहा था ना कि एक बॉटल से दूसरे बॉटल में इत्र को ट्रांसफर करने में, बट मुझे तो लग रहा है कि वो जो मेरा जो ट्रांसफर आप कर रहे हैं ना, उसमें इत्र की एक भी बूंद बाहर नहीं गिर रही है। मतलब पूरा का पूरा आप बहुत अच्छी तरीके से बॉटल से बॉटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, और बिल्कुल भाव जैसा हम बोलना चाह रहे हैं वैसे ही आ रहा है आपके ट्रांसलेटेशन में। बहुत अच्छा जी, लगा। जैसे ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है एक ट्रांसलेटर के लिए, जी, कि अगर हमारा जो मूल लेखक है, अगर वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो और वो अगर वो ये समझे कि उनके भाव अनुवाद पूरा हो रहा है, तो मुझे जी। लगता है कि यही हमारी सबसे बड़ी विजय, या खैर विजय तो बड़ा बड़ा वर्ड है, यही हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है। हुँ। ट्रांसलिटरेशन उसी से पूरा होता है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मेरे को मौका दिया ये अपना काम अनुवाद करने का। जी, जी। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हमारे साथ जो अभी तक जुड़े हुए हैं, उनको आखिरी धन्यवाद बोल कर के हम विदा लेते हैं। शोभना तनेजा जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, पूनम शर्मा जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा लिख रही हैं, नाइस ट्रांसलेशन डन बाय रिस्पेक्टेड भूपेंद्र जी, तो उन्होंने जी आपकी बहुत तारीफ़ धन्यवाद। करी। और ऋचा श्रीवास्तव जी, रमेश रमन जी, मोनिका चावला कपूर जी, नीरू मेहता जी, ऋचा प्रियदर्शनी जी, शोभना तनेजा जी, सब लोग, निवेदिता श्रीवास्तव जी, नीरू मेहता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब बिल्कुल लास्ट तक आप जुड़े रहे और आप लोगों ने सुना हम जो आप लोगों से बोलना चाह रहे थे। और इसी तरीके से हम महीने में ज़रूर एक बार आया करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जो आमने-सामने हम बात करेंगे, उसमें जो गैप्स हैं ना, जो हमारे कम्युनिकेशन गैप्स हैं, उनको जोड़ लेंगे हम, और आप लोगों के बीच, हमारे बीच में कोई गैप नहीं रहेगा सदस्यों के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद भूपेन जी, आपका भी और सारे सदस्यों का, आप लोग सब उपस्थित रहे। बहुत मैं आपका धन्यवाद। धन्यवाद विदा करता हूँ और श्रोताओं का भी धन्यवाद। श्रोताओं आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और आगे आपकी शाम बहुत अच्छी गुजरे। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद।